नमस्कार। आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों में आनंद पारास्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर। और आज का जो वीडियो है काफी विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर प्रथम बार में राजस्थान से बाहर के साथियों के लिए कुछ मेरे प्रयासों को मैंने प्रारंभ किया है। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभी 2 से 3 दिवस पूर्व में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया और साक्षात्कार देने योग्य विद्यार्थियों की 3 गुना सूची जारी की गई। 116 पदों के लिए भर्ती प्रक्रियाधीन है और इसी के अंतर्गत 3 गुना लगभग 350 विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया। अब मध्य प्रदेश में दिक्कत ये हो रही है कि वहां पर काफी समय के उपरांत ऐसी बृहद भर्ती आयोजित की गई है, इसलिए शिक्षक समुदाय में मेरी इस प्रकार का कोई चेतना की स्थिति थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ये भर्ती अपने आप में नवीन है और नवीन परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत ये आयोजित की गई है। इसलिए विद्यार्थी पसोपेश में है कि साक्षात्कार के लिए किस प्रकार हम व्यूह रचना बनाए, साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार करें। इसी के अंतर्गत कुछ साथी जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उनके संदेश प्राप्त हुए हैं और उन्होंने आग्रह व्यक्त किया कि मध्य प्रदेश पर विशेष रूप से आधारित साक्षात्कार के तैयारी के लिए आप वीडियो प्रसारित करें। तो जो साथी मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि आप मध्य प्रदेश में अपने जो साथी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं हिंदी विषय के लिए, उनके निकट इसको साझा करें, ताकि साक्षात्कार के लिए तैयारी को लेकर एक अच्छी रूपरेखा, एक अच्छी रणनीति में ये वीडियो उनके लिए कारगर सिद्ध हो सके। तो मैं मूल विषय की ओर लौटता हूँ साथियों कि आप तैयारी कैसे करें। साक्षात्कार के लिए आप चाहे तो 15 से 16 वीडियो मैंने राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए मैंने 15-16 वीडियो पूर्व से प्रसारित कर रखे हैं। आप देखें एवं उससे आपको खूब सारा अनुभव मिलेगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम समझते हैं साथियों कि साक्षात्कार की तैयारी, वो भी विषय हिंदी के लिए, किस प्रकार की जाए। तो 2 विषय में सबसे महत्वपूर्ण रखता हूं। सबसे पहला जो बिंदु है साथियों साक्षात्कार की तैयारी के लिए, वो है विषय का अध्ययन। पहला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विषय का अध्ययन। तो पहला आपका जो सबसे महत्व रखता है वो बिंदु है विषय ज्ञान, और दूसरा है अभिव्यक्ति या प्रस्तुतिकरण। ये 2 बिंदुओं को लेकर पूरी आज की जो प्रक्रिया है, आज का जो लघु व्याख्यान है, पूरा आधारित रहेगा इसमें विषय की। चूंकि आप हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं, तो ये 100% सुनिश्चित है कि आपसे साक्षात्कार कक्ष के भीतर जो चर्चा चलेगी वो चलेगी साथियों आपके विषय हिंदी पर। तो अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण एवं समीचीन हो जाता है कि आप अपने विषय पर बहुत अच्छे से कौशल को अर्जित करें, पहला। दूसरा है जिस ज्ञान को आपने हृदयंगम किया है, उसी भीतर के ज्ञान को बाहर की तरफ आप कैसे व्यक्त कर पाते। लिखित परीक्षा में समस्याएं कम रहती है, वहां पर अपने को सोचने का एक समय मिल जाता है, किंतु साक्षात्कार की प्रक्रिया में विशेषज्ञों द्वारा तत्काल पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के माध्यम से एवं पूर्व से निर्धारित जो ज्ञान अपने भीतर संचयित है उसके माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करना है। ये कौशल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन 2 चीजों पर हम चर्चा करते हैं। पहला है विषय ज्ञान, दूसरा अभिव्यक्ति प्रस्तुतिकरण। अब साथियों साक्षात्कार में अमूमन क्या होगा, आप गए और साक्षात्कार कक्ष के भीतर ही यहाँ पर बैठेंगे एक विशेषज्ञ, और दूसरा यहाँ पर बोर्ड के सदस्य रहेंगे, और तीसरे यहाँ रहेंगे विशेषज्ञ 2, विशेषज्ञ 1, विशेषज्ञ 2, और यहाँ बोर्ड के सदस्य या यहाँ पर बैठेंगे बोर्ड के अध्यक्ष। ये 3 इस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। हो सकता है 4 भी हो जाए, हो सकता है 2 भी हो जाए, तो इसके अधिक इसका जो प्राबल्य है वो 3 का अधिक प्राबल्य रहता है। तो ये 3 सदस्य इस प्रकार बैठे रहेंगे और जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी यहां पर बैठेगा, और फिर बारी बारी से तीनों सदस्य
तीनों में जो विशेषज्ञ एवं जो बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष महोदय है वो बारी बारी से प्रश्नोत्तरी पूछेंगे और ये प्रक्रिया रहेगी आपकी लगभग 10 मिनट से लेकर 25 मिनट के मध्य ये प्रक्रिया संपन्न होगी। तो साक्षात्कार की समय अवधि रहेगी 10 से 25 मिनट और 3 सदस्य लगभग बैठेंगे। हो सकता है 2 भी हो जाए और अधिकतम 4, अधिक प्राबल्य है तो 3 जनों का है। अब यहाँ पर 10 से 25 मिनट तक एक साक्षात्कार चलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में आपसे विषय हिंदी के संदर्भ में आपके कौशल के बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे कि विद्यार्थी जो साक्षात्कार देने आया है वो विषय में कितना महारत रखता है। दूसरा, इसकी भाषा शैली किस प्रकार की है, इसका प्रवाह कैसा है, इसका प्रस्तुतिकरण कैसा है, इसका वाक्य का सुगठन कैसा है, शब्द प्रयोग किस प्रकार है और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न को कितना सहज, सामान्य और धीर गंभीर होते हुए प्रसन्नता की मुद्रा में किस प्रकार अपने विषय को व्यक्त कर पा रहा है और जहां पर उसको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है वो कितना सहज होकर अपने उत्तर को प्रदान कर रहा है। इन बिंदुओं पर वो आपसे चर्चा करें। तो आप साक्षात्कार कक्ष के भीतर प्रवेश किया, ये कक्ष है, ये सब मान लीजिए विद्यार्थियों, ये कक्ष है, ये कक्ष है। इस कक्ष में आपने प्रवेश किया, यहाँ पर द्वार लगा और यहां से आपको एक मेज बनी हुई रहेगी, बाहर प्रतीक्षा रहेगी, वहां पर आपको बिठा दिया जाएगा। 1 विद्यार्थी और 2 विद्यार्थी, अधिकतम 3 विद्यार्थी, और यहाँ पर एक कर्मचारी रहेगा और यहाँ पर द्वार रहेगा, वहां से आपको इसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। जैसे ही सूचना मिलेगी वो अंदर जो सदस्य है वो कुछ घंटी वगैरह बजाते हैं, उसके उपरांत बाहर जो कर्मचारी वो कहेगा कि आप अंदर जाए, तो आप धीरे से इस द्वार को खोलेंगे और फिर अंदर प्रवेश करेंगे और पुनश्च उस द्वार को बंद कर देंगे धीरे से। गए, द्वार खोला और द्वार बंद। अब आप यहाँ आके ये जो कुर्सी है, यद्यपि ये लंबाई चौड़ाई अधिक नजर आ रही किंतु इसका आशय आप कुर्सी से यहाँ आने के बाद में आप इनसे संबोधन करेंगे, नमस्ते सर या नमस्कार, नमस्ते मैम या नमस्कार। एक साथ आप तीनों की तरफ दृष्टि डालते हुए आप नमस्कार करेंगे। तदुपरांत सदस्य की अनुमति मिलने के पश्चात ही आप कुर्सी पर बैठेंगे। कुर्सी पर बैठने के उपरांत बिल्कुल आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। कुर्सी पर बैठे और बैठने के पश्चात एकदम सीधे आपके जो हाथ है वो हाथ आपकी जो जंघाएं हैं वहां पर एकदम क्षितिज अवस्था में आप संतुलित रखते हुए उसको रखेंगे और तदुपरांत फिर आपके जो बोर्ड के सदस्य हो प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करेंगे। ये एक प्रक्रिया रहती है साक्षात्कार के प्रारंभ में। तो आप इससे ये यहां तक की प्रक्रिया पहुंच गई। अब दूसरी बात आती है कि साक्षात्कार में चलेगी प्रश्नोत्तरी, तो मैं किस प्रश्न का किस प्रकार उत्तर देना है, क्या क्या चर्चा चल सकती है। तो साथियों, सबसे पहले जो चर्चा चलेगी आपके सामान्य जानकारी। मैं इनके विषयों को लिख देता हूं साथियों। यद्यपि एक लंबा चौड़ा विषय है, तथापि मैं प्रयास करूंगा कि आज के इस वीडियो में मैं जितना हो सके उतनी सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। दूसरा है विषय ज्ञान से संबंधित सामग्री। तो इन 2 बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, एक तो सामान्य समझ से संबंधित जानकारी और दूसरा है विषय ज्ञान से संबंधित जानकारी। सामान्य जानकारी के अंतर्गत आपसे साथियों वो पूछेंगे शैक्षणिक जानकारी। शैक्षणिक जानकारी आपने कक्षा 10 12 कॉलेज आपने कहां से की है, कितने प्रतिशत अंक बने हैं आपके स्नातक में क्या क्या विषय है। आपने जैसे बता दिया कि मैंने जो माणिक्यलाल वर्मा विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण की है, तो फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा के का नामकरण इस कॉलेज के नाम से कब हुआ है, अथवा माणिक्यलाल वर्मा का स्वतंत्रता की इस चेतना में क्या क्या योगदान है। तो इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी आपसे चल सकती है। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। तदुपरांत हो सकता है कि इसी दरमियान आपसे पूछा गया कि कक्षा 10 आपने कहां से उत्तीर्ण की है, तो आपने बता देंगे जी श्रीमान, मैंने कक्षा 10 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतलाम गोपीनगर के अंदर जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वहां से उत्तीर्ण की है, जो कि रतलाम जिले में अवस्थित है। फिर आपसे रतलाम जिले को लेकर प्रश्नोत्तरी चल सकती है। आप अगर नीमच के तो नीमच पर श्योपुर, शाजापुर, मुरैना, इंदौर, जितने भी आपके जहां से शिक्षा दीक्षा अर्जित किए उनके बारे में सांस्कृतिक
शैक्षणिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, पर्यटन की दृष्टि से सभी प्रकार की चर्चा अध्योअंत तक चल सकती है। ये विषय रखे। दूसरा आपको तैयार करना पड़ेगा प्रिय विद्यार्थी जिला क्रम। और तीसरा आप तैयार करेंगे साथियों फिर आपके जिले के संदर्भ में मैंने तीनों चारों विषय वस्तु अवगत कराई, उनको तैयार करेंगे। उसके बाद में आप तैयार करेंगे समसामयिक, कि वर्तमान में समाचार पत्र की जो सुर्खियां बन रही है मध्य प्रदेश की, उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत आप वर्तमान में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक घटनाक्रम हो रहा है, या आपके शहर में राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर जो भी इस इन दिनों जो पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, कुछ सप्ताह आयोजित किया जा रहा है, कुछ अभियान आयोजित किया जा रहा है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के अंदर जो विधानसभा है वो किस क्रम की है, कौन मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मंत्री कौन है, उस शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, उनके विधानसभा क्षेत्र कौन से, इसके बारे में आपसे चर्चा चल सकती है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, शिक्षा मंत्री, उस शिक्षा मंत्री जो चयनित है, जो अभी पदासीन है, जो अभी निर्वाचित है, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, आप जिस जिले से आ रहे हैं उसके सांसद कौन है, उस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आप जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा के सदस्य कौन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम उच्च शिक्षा मंत्री कौन बने, इस प्रकार की चर्चाएं चल सकती है। अभी मुख्यमंत्री किन किन राज्यों की यात्रा पर रहे हैं अथवा विदेश यात्रा पर गए हैं, तो उनसे संबंधित आपसे चर्चा चल सकती है। नई शिक्षा नीति क्या है, नई शिक्षा नीति में क्या क्या कमियां हैं, अथवा आपसे पूछा जा सकता है आप सहायक प्रोफेसर आप क्यों बनना चाहते हैं, आपका ही चयन किया जाए, इसके पीछे आपको तर्क देना पड़ेगा। तो ये सामान्य समझ से संबंधित आपसे जानकारी चल सकती है। साथियों, अगर मैं इस सामान्य ज्ञान को व्यक्त करूं तो काफी दीर्घ चर्चा चल रही, तो मैं चाहता हूं कि आज एक संतुलित चर्चा मैं आपके सामने व्यक्त करूं। दूसरा है विषय ज्ञान के अंतर्गत हिंदी। अब हिंदी में आपसे क्या चर्चा चल सकती है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप क्या पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए, और फिर आपने उत्तर प्रदान किया कि जी श्रीमान में भक्ति काल का मैंने अध्ययन किया है। फिर आपसे वो भक्ति काल के संदर्भ में प्रश्न पूछेंगे कि भक्ति काल में कुछ भी प्रश्नोत्तरी हो सकती है। जैसे आपने कहा कि मैं निर्गुण काव्य परंपरा जी श्रीमान मैंने पढ़ा है, तो पूछ सकते हैं निर्गुण काव्य धारा किसे कहते हैं, भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण है, आचार्य रामचंद्र के दृष्टिकोण में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण में भक्ति काल के उदय के क्या कारण। देश की जनता इस्लाम के आक्रमण से हताश निराश हो चुकी थी। हताश एवं निराश जनता का भगवान की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। सिद्ध एवं नाथ अपने रहस्यमयी वाणी के अंदर ज्ञान का उद्देश्य प्रदान कर रहे थे, जिसमें प्रेम तत्व एवं भक्ति तत्व का अभाव था। कदाचित भक्ति आंदोलन ने इस भक्ति काल ने इस क्रम को पूर्ण किया है। तो शुक्ल जी को कारण को पूछा जा सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कारण को पूछा जा सकता है। संभव आपसे पूछा जाए कि आपके दृष्टिकोण में भक्ति काल के उदय के क्या कारण। आपने बता दिया कि जिस श्रीमान में आदिकाल पढ़ के, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आदिकाल की प्रारंभिक सीमा क्या है, आदिकाल की अंतिम सीमा क्या है। आदिकाल का नाम आदिकाल ही रखा जाए, इसके पीछे तर्क जी थी। तो आप बता सकते हैं जी श्रीमान आदिकाल का नाम आदिकाल ही प्रासंगिक है, क्योंकि आदि कहने से, आदिकाल कहने से समस्त जो प्रवृत्तियां हैं वो समाविष्ट हो जाती है। और प्रवृत्ति साहित्य में श्रृंगार है, वीर है, धार्मिक प्रवृत्तियां हैं इत्यादि का आदि रूप, चाहे भाषा का स्वरूप इत्यादि का आदि रूप में कि उक्त कालखंड में प्राप्त होता है, अतः आदिकाल उपयुक्त है। अथवा आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा भी दे सकते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल एक भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि ये काल आदिम मनोभावापन परंपरा विनिर्मुक्त एवं छंद से युक्त काल, ये सही नहीं है। ये काल अत्यंत परंपरा प्रिय, रूढ़िग्रस्त, सजग एवं सचेतन कवियों का काल है। पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो ये नाम बुरा नहीं है। ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है सिद्धों की भाषा कहती है, नाथों की भाषा कैसी है, सिद्धों और नाथों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, जैन काव्य क्या है, जैन काव्य की क्या विशिष्टता है, रासो ग्रंथ क्या है, रास और रासों में क्या अंतर है,
पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, प्रामाणिक मानने वाले क्या तर्क देते हैं, अप्रामाणिक मानने वाले क्या तर्क देते हैं, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले क्या तर्क देते हैं। नरोत्तम दास स्वामी एक अलग ही विचार रखते हैं चौथा वर्ग के अंतर्गत, तो वो क्या विचार रखते हैं, वो कहते हैं मुक्तक है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है आदिकाल के अंदर मुक्तक जो गद्य साहित्य लिखा गया उसके बारे में बताइए, लौकिक साहित्य की चेतना के बारे में बताइए। तो प्रिय साथियों, आपसे इस प्रकार विसल देव रासो गेय काव्य इसको सिद्ध कीजिए, विद्यापति श्रृंगारी है या भक्त कवि इसको सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार की तमाम प्रश्नोत्तरी आपको विश्लेषणात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। अब तथ्यात्मक समय व्यतीत हो चुका है, अब आपकी संपूर्ण जो बुद्धि है वो कदाचित प्रिय विद्यार्थियों वो विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति पर आधारित रहेगी। साथियों, इसी क्रम में मैं आपको अवगत करा दूं कि अपने मानस पाठशाला 1 पर, इसी क्रम में मैं आपको बता दूं अपना एक मानस पाठशाला 1 है। इस मानस पाठशाला 1 पर हिंदी साक्षात्कार व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर, व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर नाम से एक पाठ्यक्रम संचालित है, एक कोर्स संचालित है। आप जाके ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के विद्यार्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं, खूब सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वह खूब सारा लाभ उठा रहे हैं। इसमें प्रिय विद्यार्थियों हिंदी साहित्य की संपूर्ण पाठ्यक्रम पर अध्ययन चर्चा की गई है और संपूर्ण लगभग 42 से 43 इसमें व्याख्यान है, 43 व्याख्यान है और गागर में सागर भरते हुए व्याख्यान आपको मिलेंगे और 46 पीडीएफ है। ये पीडीएफ प्रश्नोत्तर की जो श्रृंखला है वो आपको मिलेगी। और सबसे खूबसूरत बात आपको बताऊं, मैं पिछले काफी समय से इस कार्यक्रम पर, इस पाठ्यक्रम पर मैं काम कर रहा हूं। मैंने एक प्रश्न को लिखा है और फिर इसको टंकण करवाया मैंने और इसकी पीडीएफ बना के मुद्रण के उपरांत आपके लिए उपलब्ध कराया। आप आपकी सुविधा अनुसार इसका प्रिंट भी निकाल सकते। साथियों, आदिकाल की पीडीएफ है, भक्ति काल की आप चाहो तो डेमो के रूप में देख सकते हैं। 2-3 व्याख्यान है, 2-3 पीडीएफ, आपको गजब का लाभ प्राप्त होगा। साथियों, राजस्थान के लगभग 300 से 350 विद्यार्थी मेरे से इस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं। 43 व्याख्यान और 46 पीडीएफ उपलब्ध है। आप एक व्याख्यान सुने और तदुपरांत आप पीडीएफ को पढ़े। बड़ी सरलता से आपकी जो विश्लेषणात्मक जानकारी है वो ग्रहित हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है साथियों इस पूरे पाठ्यक्रम में। और मात्र राशि बहुत न्यून है, आपको 2000 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। और जब आप इस पाठ्यक्रम से जुड़ेगा तो आपको लगेगा कि कितने सरल शब्दों के अंदर गागर में सागर भरते हुए ये पाठ्यक्रम सबने उपलब्ध कराया। इसलिए आप इससे जुड़े साथियों, मेरा आपसे ये सलाह है, मानस पाठशाला नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर में इसकी लिंक मैं साझा कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी वहां आपको मिलेगा, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, अपने साथियों में इसको प्रसारित करें। साथियों, ये काफी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो सकता है। महीने भर की प्रक्रिया में आप पूर्णतः साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ बन सकते हैं। ये देखिए, गद्य में आपको क्या प्रिय है, इन दिनों आपने क्या पढ़ा है, कहानी कौन सी पढ़ी है, उपन्यास कौन सा पढ़ा है, काव्य शास्त्र में आपको क्या प्रिय है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपको क्या प्रिय है, आपके प्रिय लेखक कौन से, आपके प्रिय कवि कौन से हैं, पाश्चात्य विचारक में आपको कौन से प्रिय आपके आलोचक हैं, या निबंध में कौन सा निबंध आपने पढ़ा है, कहानियों में कौन सी कहानी पढ़ी है। इस प्रकार की तमाम चर्चा आपके पाठ्यक्रम से चल सकती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के किन्हीं जीवित कवियों का नाम बताइए, जीवित कथाकारों का नाम बताइए, भारत के संदर्भ में वर्तमान में जो कथा साहित्य में अपना अपूर्व योगदान दे रहे हैं उनका नाम बताइए, भारत में जो अच्छी कविताएं लिखने वाले उन कवियों का नाम बताइए। आप कौन कौन सी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली 4-5 पत्रिकाओं के नाम बताइए, मध्य प्रदेश से हिंदी साहित्य को लेकर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके नाम बताइए। हाल ही में भारत के स्तर पर हिंदी साहित्य के कुछ प्रसिद्ध जो पुरस्कार है वो किनको प्रदान किए गए हैं, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध पुरस्कार किनको प्रदान किए गए। साथियों, इस प्रकार की तमाम चर्चाएं आपसे हिंदी साहित्य के प्रत्येक पहलू पर चल सकती। तो सबसे बड़ी बात साथियों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है जिसमें आपकी राय पूछी जाए उसको आप तैयार करें और उसके पश्चात संपूर्ण साहित्य और काव्य शास्त्र पर आप सरसरी निगाहों से अपनी दृष्टि डालेंगे, ताकि कहीं से भी किसी भी प्रकार से चर्चा चल जाए तो आप निरुत्तर नहीं रह सकते। इसी पूरी प्रक्रिया में आपके लिए मैंने कबीर में के संदर्भ में, कबीर कवि है, कबीर समाज सुधारक है, या कबीर भक्त कवि है, या कबीर में
भावनात्मक रहस्यवाद हो चाहे साधनात्मक रहस्यवाद हो, कबीर के दार्शनिक आधार क्या क्या है, इन सभी पहलुओं पर मैंने पीडीएफ में प्रश्नोत्तर उपलब्ध कराए हैं। छायावाद किसे कहते हैं, छायावाद के विभिन्न विद्वानों की परिभाषा, छायावाद सत्य काव्य है कैसे, छायावाद में स्वतंत्रता चेतना कैसे दिखाई देती है, छायावाद में वैयक्तिकता क्या है, प्रयोगवाद और छायावाद की वैयक्तिकता में क्या अंतर है, प्रयोगवाद प्रगतिवाद में क्या अंतर है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है, जैसे क्या कारण है जिसके उपरांत प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद आ गया, प्रयोगवाद के बाद में नई कविता आ गई, नई कविता और प्रयोगवाद में क्या अंतर है, नई कविता किसे कहते हैं, नई कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं, अथवा प्रगतिवाद और प्रयोग समाज से किस प्रकार नई कविता संबंधित है, प्रगतिवाद प्लस प्रयोगवाद बराबर नई कविता। जिन चीजों को प्रगतिवाद ने उठाया है, जिन चीजों को प्रयोगवाद ने उठाया है, उन दोनों को सम्मिश्रित करते हुए नई कविता उसको एक कलेवर प्रदान करती है। नई कविता में सभी वाद है और नई कविता सभी प्रकार के वादों से मुक्त है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर साथी उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, विखंडनवाद क्या है, संरचनावाद क्या है, आपका जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको लेकर आपको जानकारी ग्रहण करनी पड़ेगी। उसमें जो उल्लेखित है रचनाएं उनसे संबंधित सामान्य प्रश्नोत्तरी पूछी जा सकती है, संवेदनात्मक प्रश्नोत्तरी पूछी जा सकती है। तो साथियों ये तैयार करेंगे। अब तीसरा, जो पहला हमने सामान्य जानकारी देख ली, दूसरा विषय ज्ञान देख लिया। अब जो आगे जो बिंदु है प्रिय विद्यार्थी, वो है अभ्यास। अभ्यास आप कैसे करेंगे? तो साथियों आप ध्यान दें, आप जितना पढ़ते हैं दर्पण के सामने स्वयं को रखें और नेत्र मिलाते हुए उसके सामने अपने उत्तरों को व्यक्त करने का प्रयास करें। आप मित्र मंडली बना ले और आपस में प्रश्नोत्तरी करें, चर्चा करें और साक्षात्कार के रूप में कुर्सी पर बैठे और प्रश्न पूछे। ये प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके अलावा क्या प्रयास किया जाता है, कोई अगर आप मध्य प्रदेश में अगर ऑफलाइन साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं तो आप ये प्रयास करें। 2 से 3 घंटे आप चाहो तो मोबाइल में अपने वाणी को रिकॉर्ड संदेश करें, उससे अपनी कमियों के बारे में करें क्या क्या कमियां हैं, ये प्रक्रिया हो सकती है। इसके अतिरिक्त साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे ऑनलाइन साक्षात्कार के आयोजन किए जा रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के सभी साथियों की अगर मांग रहेगी तो हमारे साथ पूरी एक टीम, आप कहेंगे तो हम ऑनलाइन टेलीग्राम के माध्यम से हम आपसे जुड़ेंगे। 2-3 चरण हम चलाएंगे जिसके अंतर्गत एक निश्चित एक बात निश्चित की जाएगी। इसके अंतर्गत हम 2 साक्षात्कार आपसे लेंगे। 1200 रुपए के अंदर आप 2 साक्षात्कार दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात साथी, 2 साक्षात्कार के साथ में जितने विद्यार्थी जुड़ेंगे और सभी के सामने आपके साक्षात्कार होंगे। जैसे 40 विद्यार्थी जुड़े, 40 विद्यार्थियों के एक विद्यार्थी का साक्षात्कार दिया जाएगा वीडियो कॉल के माध्यम से। मैं और मेरे साथ जितने विशेषज्ञ की टीम है, 2-3 साथी जुड़ेंगे और विद्यार्थी से प्रश्न पूछे जाएंगे। हम पहले से एक बिंदु बता देंगे तो फिर पुष्टि प्रदान की जाएगी कि आपकी ये गलतियां रही और अन्य साथी वो ऑडियो के माध्यम से जुड़े रहे। फिर उसकी रिपोर्टिंग करके हम आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करेंगे, जिससे आप अपनी कमियों को देख सकते। ये प्रक्रिया रहेगी जिसके अंतर्गत बहुत नाममात्र और इसमें पूर्व साक्षात्कार अभी राजस्थान में हमने पूर्व साक्षात्कार करवाए, लगभग 200-250 वीडियो साक्षात्कार दिए थे। साक्षात्कार संग्रहित विद्यार्थी खूब सारा लाभ, एक तरीका है टेलीग्राम का। और फिर जो ऑफलाइन साक्षात्कार भी आप इससे सुविधा हो वो बाद का विषय आप कर सकते हैं। महीने 1.5 महीने में ये प्रक्रिया आप अपना। प्रिय साथियों, आप हमारे 2 पाठ्यक्रम है, एक मानस पाठशाला का वो पाठ्यक्रम सबसे सस्ता, सबसे गुणवत्तापूर्ण से सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक साझा कर दिया, आप उसको देख के वहां से जुड़े और जितना उसके अपने मध्य प्रदेश के साथियों हिंदी के जो साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, जो भटक रहे हैं बिना मार्गदर्शन के अभाव में, मार्गदर्शन के अभाव में जो भटकाव वाली स्थिति उनसे वहां साझा करें, इससे जुड़े ताकि आपको गागल साधन होते हुए जो विषयावली विषय सामग्री आपको उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ ऑनलाइन भी साक्षात्कार हम आयोजित करेंगे। आप 20-25 विद्यार्थी आप करेंगे, कम से कम 20 विद्यार्थी होने चाहिए। हम ऑनलाइन में भी आप मार्क्स प्रदान करने के लिए सच राजस्थान में खूब सारे साथी लाभ उठा रहे हैं। मुझे गजब की तैयारी हो गई विद्यार्थियों। ये आज का कुछ विषय है। आपकी कुछ भी अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है या आप मेरे से किस प्रकार का मार्गदर्शन भविष्य में चाहते हैं, उसमें अपनी टीका टिप्पणी अवश्य करें साथियों। आप टिप्पणी बॉक्स में नीचे आप अपनी टिप्पणी अवश्य करें, कमेंट्स अवश्य करें। साथ ही साथ भविष्य में अगर मध्य प्रदेश साक्षात्कार के लिए कोई वीडियो अगर मैं प्रसारित करता हूँ तो उसमें मुझे आपकी क्या क्या जिज्ञासा है उनको आप लिखिए
और क्या ये वीडियो आपके लिए कारगर रहेगा, इसके बारे में अपनी राय अवश्य प्रदान करें। आपकी जो जिज्ञासा है उसकी निवृत्ति भी की जाएगी, आप अवश्य लिखिए और अपने साथियों में साझा करें। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।